नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। और आज का हमारा पेपर होने वाला है स्क्रीनिंग प्रवक्ता। जो प्रवक्ता का पेपर हुआ था उसे हम अपना पूरी डिटेल में सोल्व करने वाले हैं। ये हमारी एक सीरीज चलाई जा रही है जो प्रीवियस पेपर से संबंधित है कि जितने भी हमारे एग्जाम में प्रीवियस पेपर हुए हैं सबको हम डिटेल में अपना कंप्लीट करा रहे हैं, जिससे हमें ये फायदा होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब तक हम पर्यवेक्षक का पेपर, सीजपाल का, विधि सहायक का पेपर, फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी हमारे शिफ्ट में पेपर हुए थे सब, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ का पेपर हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने पिछले पेपर नहीं देखे, आप एक बार जाओ पिछले पेपर देखो, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, जिससे ये पता चलेगा कि किस टॉपिक से हमारे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीहि समास की योजना है, कि किसमें बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के बारे में जो आपको याद रखना है कि बहुब्रीहि समास में कितने भेद होते हैं, तो बहुब्रीहि समास के 5 भेद होते हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहला कौन सा होता है तो बताना। पहला होता है समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। दूसरा होता है व्याधिकरण बहुब्रीहि समास। उसके बाद तीसरा होता है तुल्य योग बहुब्रीहि समास। उसके बाद चौथा होता है व्यतिहार बहुब्रीहि समास। और लास्ट प्रादि बहुब्रीहि समास। तो ये हमारे बहुब्रीहि समास के भेद होते हैं। और इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तो इसमें किसी अन्य की बात की जाती है, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन होगा कि किसमें हमारा बहुब्रीहि समास है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है पीताम्बर, इसमें हमारा कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समास था क्लियर हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है हमारा, महात्मा शब्द में कौन सा समास होगा। 2 क्वेश्चन थे समास से, शुरू के दोनों हो गए हैं। महात्मा में कौन सा समास हमारा होगा, इसका विग्रह करके देख लेते हैं। जो होगा महान है जो आत्मा। और है जो के समान किस में आता है, तो ये आता हमारा कर्मधारय समास में। ठीक है, तो महात्मा में कौन सा समास हो जाएगा हमारा? कर्मधारय समास हो जाएगा, महान है जो आत्मा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो दिया गया है 23 नंबर का। इसमें देखते हैं जो दिया गया है, प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। संधि पूछी गई है, और कौन सी पूछी गई है? प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि होगी। तो संधि तो हमारी स्वर संधि होगी, लेकिन स्वर का कौन सा भेद होगा ये पूछा गया है। तो प्रत्येक में कौन सी संधि हो जाएगी हमारी? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रत्येक का जो संधि विच्छेद होगा प्रतिधन 1 हो जाएगा। ठीक है, और संधि कौन सी है? यण संधि हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, और क्वेश्चन दिया गया है लोकोक्ति से। और क्या दिया गया है? अंधा क्या चाहे 2 आंखें, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। क्वेश्चन पूछा गया है लोकोक्ति से। और जो लोकोक्ति होती है ये हमारा क्या होती है? पूर्ण वाक्य होती है। क्या होती है लोकोक्ति? हमारा पूर्ण वाक्य होती है। जबकि लोकोक्ति कौन सी भाषा से संबंधित है? इनका संबंध संस्कृत से होता है। ठीक है, जबकि मुहावरे हमारे पूर्ण वाक्य नहीं होते, मुहावरे हमारे वाक्य का अंश होते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखते हैं जो दिया गया है, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, इसका अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा दिया गया है, आदमी वही चाहता है जिसकी उसे अधिक आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, लोकोक्ति से सभी लगभग सभी एग्जामों में क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 25 संधि विच्छेद से है। और इसमें पूछा गया है सज्जन शब्द में सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो सज्जन शब्द में जो सही संधि विच्छेद होगा सत धन जन। ठीक है, और संधि कौन सी हो जाएगी हमारी? व्यंजन संधि। कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? व्यंजन संधि हो जाएंगी। अभी तक 2 क्वेश्चन हमारे संधि से आ गए हैं,
और दो समास से। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये दिया गया हमारा तद्भव से, और क्या पूछा गया है, मत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा, मत्स्य शब्द का तद्भव क्या होगा, तो क्या होगा, मत्स्य का तद्भव होगा हमारा मछली। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है हमारा, इसमें क्या है, फूल का तत्सम, इसमें तत्सम बताना है, पहले तद्भव बताना है। ठीक है, तो फूल का तत्सम क्या होगा, फूल शब्द का क्या होगा हमारा तत्सम रूप, तो इसका हो जाएगा आपका पुष्प, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, क्या पूछा गया है, धनु शब्द का पर्यायवाची बताना है, किसका, धनु शब्द का पर्यायवाची। धनु शब्द के जो हमारे पर्यायवाची होते हैं उसमें जैसे प्रमुख होता है चाप, ये धनु का पर्यायवाची है। उसके बाद कमान, जो तीर कमान होता है। उसके बाद पिनाक, जो रस्सी होती है तीर पर लपेटने वाली, उसे पिनाक बोलते हैं। नेक्स्ट सरासन, ये भी हमारा तीर का ही पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखना। और क्या होते हैं, कोदंड, जो हमारे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, तो धनु शब्द का पर्यायवाची है, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। कोदंड किसका है, धनु का पर्यायवाची है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया हमारा वाक्यांश से, और क्या पूछा गया है, जिसके हृदय में ममता ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताने, जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या बोला जाता है, जिसके हृदय में ममता ना हो, तो जिसके हृदय में ममता ना हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम, क्या बोलते हैं। और जिसके में दया नहीं होता उसे निर्दयी बोलते हैं, लेकिन यह ममता की बात थी तो क्या हो जाएगा, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसे क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, नि उपसर्ग किस भाषा का है। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि नि उपसर्ग किस भाषा का है। उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं और इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उपसर्ग के बारे में जो आपको याद रखना है, पूछा जाए कितने भेद होते हैं, तो बताना उपसर्ग के 3 भेद होते हैं। पहला जो हमारे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, उसके बाद हिंदी के, और उसके बाद उर्दू के उपसर्ग होते हैं। जो उर्दू के उपसर्ग होते हैं इसमें अरबी फारसी के अपने आप ही शामिल होते हैं। संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं हमारे, 22 उपसर्ग होते हैं। हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं, 13 होते हैं। और उर्दू में कितने होते हैं हमारे, 19 उपसर्ग होते हैं। इन उपसर्ग में जो आपको याद रखना है, संस्कृत के महत्वपूर्ण उपसर्ग जो होते हैं हमारे, जैसे प्र, उसके बाद प्रति, सम, उसके बाद निर, नेक्स्ट निस, अति, प्रति, प्रति तो पहले भी लिख लिया, अति, प्रति, उसके बाद आशब्द। तो ये हमारे महत्वपूर्ण है जो हमारे संस्कृत के होते हैं। ठीक है, किसी पर भी हलंत लगा हुआ आ जाए वो हमारा उपसर्ग किसका होता है, संस्कृत का ही हो जाता है। कुछ हिंदी के उपसर्ग होते हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एक एक शब्द के होते हैं, जैसे ए। नेक्स्ट नी, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नी उपसर्ग किसका, हमारा हिंदी का है। आ, नी, उसका देखो एक ही शब्द का आएगा दू, उसके बाद आएगा सू। नेक्स्ट और जो आएगा आपका कु। अब देखो एक एक शब्द क्या आ रहे, ए, नी, दू, सू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अन्य आता है आपका बिन, बिन बुलाए वाला। ठीक है, तो ये हमारे हिंदी के महत्वपूर्ण है। जबकि उर्दू के जो होते हैं इसमें आते हैं हमारे ना आएगा, जैसे नालायक, उसके बाद ला, लावारिस, उसके बाद आएगा बे, बेफायदा, उसके बाद बद, बदकिस्मत। ठीक है, इस तरह हमारे हर, हर एक। ठीक है, सर भी इसी में आता है, याद रखना, सर, सरताज वाला या सरकार वाला। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे उपसर्ग होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अब पता चल गया होगा नी उपसर्ग हमारा कौन सी भाषा का है, कहाँ है हमारा, हिंदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इन्हीं में से पूछे जाते हैं और आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं जो हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है, गोचर शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश। यह क्वेश्चन भी हमारा वाक्यांश है। वो क्या पूछा गया है, गोचर शब्द के लिए वाक्यांश बताना है कि गोचर का वाक्यांश हमारा क्या होगा।
पहला दिया गया है जिसे कोई जीत ना सके, जिसे कोई जीत ना सके इसे गोचर नहीं कहते, इसे अजय कहते हैं। क्या कहते हैं? अजय। उसके बाद नेक्स्ट अगला दिया गया है जिसकी जीविका निश्चित ना हो, जिसकी जीविका निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति। ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। और लास्ट जो हमारा दिया गया है यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा संभव ना हो उसे क्या कहते हैं? अगोचर कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय। उसके बाद नेक्स्ट जो डी दिया गया हमारा, जो सबसे आगे बैठता हो या जो सबसे आगे हो उसे कहते हैं अग्रगण, जो अग्रगण्य होते। ठीक है, तो चारों का मतलब है याद रखना, जिसे कोई जीत ना सके अजय, जिसकी जीविका निश्चित ना हो आकाशवृत्ति, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो अगोचर ज्ञानेंद्रिय, और उसके बाद डी जो दिया गया है जो सबसे आगे रहता हो या जो सबसे आगे रहे उसे कहते हैं अग्रगण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 24 नहीं है 32, क्वेश्चन नंबर 32 हमारा जो दिया गया है, समयोग शब्द में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग से है और समयोग से पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? बताना। संस्कृत का उपसर्ग है और सम हमारा उपसर्ग होगा। किसका? संस्कृत का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो यहां पूछा गया है अनु उपसर्ग। अब आप देख सकते हो एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं उपसर्ग से ही। हमेशा कहते हो किसी ना किसी टॉपिक से नंबर बढ़े हुए आते हैं। किस शब्द में अनु उपसर्ग का योग नहीं है? अनुकंपा इसमें है, अनुच्छेद इसमें भी है, अनुज्ञा इसमें भी है, अनभिज्ञ में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा प्रत्यय से। क्या पूछा गया है? गमन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गमन शब्द में कौन सा हमारा प्रत्यय दिया गया है? गमन क्या आएगा? अन, न, मन या उन? प्रत्यय से पूछा गया है क्वेश्चन। प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगते हैं, उसके बाद अगर पूछा जाए प्रत्यय के भेद बताओ, तो दो भेद होते हैं। पहला कृत प्रत्यय जो किन के साथ आते हैं? क्रिया के। दूसरा तद्धित प्रत्यय किसके साथ आते हैं? जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ आते हैं। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन क्या है? गमन में कौन सा प्रत्यय होगा? तो इसमें अन हमारा प्रत्यय होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट पूछा गया है इसमें प्राचीन शब्द है, प्राचीन शब्द क्या है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मान लेते हैं। इसमें पहला दिया गया अव्यय, उसके बाद विशेषण, उसके बाद संज्ञा या क्रिया विशेषण। तो क्या होगा हमारा प्राचीन शब्द? तो आपको बताना जो प्राचीन शब्द है ये हमारा विशेषण है। ठीक है, और विशेषण भी कौन सा है? तो बताना ये हमारा गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत जो आता है हमारा काल। ठीक है, काल सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये हमारा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हमारा प्राचीन क्या है? विशेषण। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है? मागधी अपभ्रंश में शामिल कौन सी भाषा है? मागधी अपभ्रंश से क्वेश्चन पूछा है, पूछा गया है कौन सा मागधी अपभ्रंश में हमारी भाषा आती है। तो आपको याद रखना है मागधी अपभ्रंश में हमारी कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। तो मागधी अपभ्रंश में जो हमारी भाषा आती है इसमें हमारी बिहारी आती है, बिहारी भी मागधी है। उसके बाद उड़िया मागधी, उसके बाद असमिया, और उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण बंगाली। और बंगाली ही पूछी गई थी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आपको याद रखना मागधी अपभ्रंश में कौन कौन सी हमारी भाषाएं आती है, तो बताना बिहारी, उड़िया, असमिया और बंगाली। ये हमारी किस में आती है? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपभ्रंश का कार्यकाल क्या रहा?
तो बताना 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक के समय को हम क्या कहते हैं? अपभ्रंश का काल कहते हैं। ठीक है, अपभ्रंश का क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ होता है टूटा हुआ। ठीक है, और अपभ्रंश के जन्मदाता किस व्यक्ति को बोला गया? तो बताना अपभ्रंश का जन्मदाता बोला गया है आचार्य बियाड़ी। आचार्य बियाड़ी को क्या बोला गया? अपभ्रंश का जन्मदाता बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं यहां से, याद रखना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा और पूछा गया है जगती जगती मूक प्यास। जगती जगती मूक प्यास में किस अलंकार का बोध है? अब आप यहां से पहचान सकते हो। ठीक है, जगती जगत मूक प्यास में हमारा कौन सा अलंकार होगा? जगती जगती मूक प्यास ये शुद्ध रूप होता है। इसमें जो हमारा अलंकार होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यमक अलंकार है, और यमक अलंकार एक कैसा अलंकार है? तो बताना ये हमारा शब्द अलंकार है। ठीक है, पूछा जाए यमक अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो बताना 3 होते हैं। पहला आदि यमक अलंकार, दूसरा मध्य यमक अलंकार, और तीसरा अंत यमक अलंकार। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो हमारा दिया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा ब्राह्म चिन्ह से। और क्या पूछा गया है? कोई सूचना देने में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अब बताओ, सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूचना देने में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सूचना जब हम देते हैं किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं? पहले तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है निर्देशक चिन्ह, ये इस तरह से होता है। उसके बाद लाघव किसी चीज को छोटा करने के लिए आता है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारा विवरण चिन्ह, इस तरह से लगा होता है। और जो योजक चिन्ह है ये आपका छोटा होता है, निर्देशक का छोटा होता है योजक। और योजक चिन्ह का प्रयोग हम संस्कृत भाषा में नहीं करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी। क्वेश्चन क्या दिया गया है? सूचना देने में किस ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग करते हैं? मैं आपसे बताता हूं कि देखो ब्राह्म चिन्ह से भी क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका प्रयोग हम सूचना देने में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, जो विवरण चिन्ह है इसका प्रयोग हम सूचना देने में करते हैं। ब्राह्म चिन्हों की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? तो बताना ब्राह्म चिन्हों की संख्या 20 है। किस व्यक्ति ने सिद्ध की थी? तो व्यक्ति का नाम याद रखना, कामता जी प्रसाद। हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, व्यक्ति थे कामता जी प्रसाद द्वारा। उन्होंने ब्राह्म चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? 20 बताई है। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पूछा गया 39। और क्या पूछा गया है? नदी का जो डेल्टा होता है वो किस भाषा का शब्द है? अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन ये रिपीट क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो आप 100% क्वेश्चन इसे सोल्व कर दोगे कि ये जो हमारा डेल्टा शब्द है कौन सी भाषा का शब्द है। तो याद रखना, जो हमारा डेल्टा है इसके साथ अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे टेलीफोन, डेल्टा टेलीफोन। उसके बाद बाइबिल, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका डेल्टा। नेक्स्ट इंडिया शब्द, इंडिया के बाद अर्थशास्त्र। उसके बाद नेक्स्ट एकेडमी। ये सब कौन सी भाषा के शब्द है? तो ये सब हमारे यूनानी भाषा के शब्द हैं। कई बार रिपीट हुए हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे डेल्टा, टेलीफोन, इंडिया, बाइबिल, अर्थशास्त्र, डेल्टा और एकेडमी, ये सब किसके शब्द हैं? हमारे यूनानी शब्द होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यौगिक शब्द का चयन करें। यौगिक शब्द क्वेश्चन बता देता हूं जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया हमारा रचना के आधार पर रचना के आधार पर शब्द भेद। क्वेश्चन पूछा गया है रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? तो बताना रचना के आधार पर शब्द भेद होते हैं हमारे 3। ठीक है, कौन कौन से?
पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक जो क्वेश्चन पूछा गया है, और तीसरा होता है हमारा योग रूढ़। तो ये रचना के आधार पर क्वेश्चन पूछा गया कि रचना के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं, तो हमने बता दिया 3 होते हैं, पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि यौगिक शब्द कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनकी संधि नहीं हो सकती, अर्थात जिनके खंडन नहीं हो सकते। यौगिक शब्द वो होते हैं जो दो शब्दों के योग से बने होते हैं, दो शब्दों के योग से। अब आप देख सकते हो चारों में कौन सा दो शब्दों के योग से बना हुआ है। रूढ़ शब्द वो होते हैं जो अपना क्या रखते हैं, विशेष अर्थ रखते हैं। ठीक है, अब ये आपके लिए गिव अवे है, आपको बताना है कि कौन सा यौगिक शब्द है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ये जो मैंने परिभाषा बताई आपको याद रखना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।